सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो। ये हम लोग के चैनल पे पहला वीडियो होगा। एक्चुअली इस पूरे चैनल पे आपको देखने मिलेगा 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के जितने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वीडियोज़ हैं, हर एक चैप्टर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्रॉपरली इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद साइंस 1 ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये वर्ड कहाँ से आई, ये वर्ड है क्या, इसको इन्वेंट किसने किया, ये सब पहले हमको जानना है। ठीक है, ग्रेविटेशन के नाम सुनते ही आपको पहले सबसे पहले ध्यान में आते हैं आइजैक न्यूटन, परम पूज्य आइजैक न्यूटन। हु इज आइजैक न्यूटन? यू ऑल नो एक पेड़ वाली स्टोरी जिसमें एक एप्पल गिरा था। सब बोलते हैं एप्पल टकले पे गिर गया था न्यूटन के, तो वैसा नहीं होता। एप्पल एक्चुअली उनके सामने गिरा, तो वो सोचने लगे, ही वॉज थिंकिंग कि ये एप्पल उनके सामने गिरा तो, बट ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही क्यों गिरा, ये टेढ़ा क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, खाली वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रेटली डाउनवर्ड्स कैसे गिरा। मतलब यहाँ लैंड है तो स्ट्रेटली डाउनवर्ड्स ही क्यों गिरा, ऐसे क्यों नहीं गिरा, ऐसे क्यों नहीं गिरा, ये सोच रहे थे। तो फिर उन्होंने बहुत सारा जोड़ घटाव लगाया और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेंटर ऑफ द अर्थ में कोई तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब न्यूटन क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, एक कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके और उस अर्थ के सेंटर के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी तक उन्होंने खाली इतना ही इन्वेंट किया, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है क्या नहीं। उनको बस ये पता चला कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रहा है, स्ट्रेट, मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ के सेंटर से कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर अर्थ, ये अर्थ है, अगर यहाँ पे पेड़ है फॉर एग्जाम्पल और यहाँ से वो एप्पल गिर रहा है, तो ये एप्पल, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एप्पल यहाँ से डाउनवर्ड्स गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने सेट किया और यहाँ पे से एप्पल गिर रही है, तो ये एप्पल भी स्ट्रेटली डाउनवर्ड्स गिरेगा, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवर्ड्स गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ नीचे की तरफ है अर्थ और यहाँ से एप्पल गिरेगा, तो ये एप्पल भी कहाँ गिरेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवर्ड्स गिरेगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो क्लियर होता है न्यूटन से। न्यूटन की एक बात से हमको ये क्लियर हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अर्थ में, कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दैट्स इट। अब हम एक देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। हम लोग को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन now we will see what is the difference between gravity and gravitation, right? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज मार्स, ठीक है, इन दोनों के बीच कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ पे कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, उन दोनों के बीच कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। अब व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सम बॉडी। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडी। और ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। समझ में आ रहा है? उसमें अर्थ आ जाता है, अर्थ जिसमें आ गया दैट इज ग्रेविटी, और दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की तो दैट इज ग्रेविटेशन। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूं आपको। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज दैट ट्री, एप्पल, ठीक है। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, दैट इज ग्रेविटी, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। समझ में आया? दैट wholesome difference between gravitation and gravity is the force of attraction between two object or two bodies, and gravity is the force of attraction between earth and that body or that object. Clear? Now guys, अभी तक हमने देखा ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच डिफरेंस क्या होता है। नाउ वी विल जंप टू प्लैनेटरी मोशंस। प्लैनेटरी मोशंस है क्या? एक्चुअली प्लैनेटरी मोशन समझने से पहले समझ लो ये वर्ड क्या है। प्लैनेटरी मोशंस मतलब प्लैनेट का मूवमेंट,
प्लैनेट्स के मूवमेंट। अब देखो सबसे पौराणिक काल में ना बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बहुत सारी ट्रिक्स बताए थे कैसे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। इसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने हेल्प किया था। बट सबसे पहला साइंटिफिक मैथोडोलॉजी दैट इज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जिससे हम प्लैनेटरी मोशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। और इनकी वजह से हम दूसरे प्लैनेट्स का मोशन देख पा रहे थे, ठीक है, मूवमेंट देख पा रहे थे, राइट। अब गैलीलियो ने तो ये कंट्रीब्यूशन कर दिया, बट हु इज कैपलर? जोहानस कैपलर कौन है, जो तुम्हारे बुक में मेंशन किया गया है, जोहानस कैपलर। एक्चुअली कैपलर ने ना 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे फॉर प्लैनेटरी मोशंस। इन्होंने दिए थे 3 लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशंस। ये 3 लॉ क्या बोलता है, ये 3 लॉ ने हमको क्या हेल्प किया, ये सब कुछ हम ये कैपलर्स के 3 लॉ से समझेंगे। तीनों लॉ एक एक करके हम देखेंगे। पहले फर्स्ट वी विल सी कैपलर्स फर्स्ट लॉ। बिफोर स्टार्टिंग कैपलर्स लॉ हमको ये पता होना चाहिए, देखो कैपलर्स के लॉ में ना कंटिन्यूअसली हमको एक स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया गया है, दैट इज एलिप्स। क्या? एलिप्स। अब नाउ व्हाट इज एलिप्स? अब हमको कंटिन्यूअसली तीनों लॉ में एलिप्स है, एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स इसका जिक्र है, बट एलिप्स ही नहीं पता होगा हमको तो कैसे चलेगा। पहले एलिप्स जानते हैं। एलिप्स, व्हाट इज एलिप्स? सपोज दिस इज कोन, सपोज दिस इज कोन, ठीक है। अब ये कोन को मैंने इंक्लाइंड वे में, मतलब इंक्लाइंड वे में कट किया। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने एक कटर मारा ये कोन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट के ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट का शेप तुमको कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर से, राइट राइट। तो ये दिस होलसम शेप ऑफ कटेड कोन इन अ इंक्लाइंड वे इज नोन एज एलिप्स। इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। जब भी एक कोन को इंक्लाइंड वे में कट करते हैं और ऊपर जो शेप हमको दिखता है, दैट शेप इज नोन एज एलिप्स। एलिप्स इज नथिंग बट ऐसा शेप होता है एलिप्स, ठीक है। और इसके पास 2 फोकल पॉइंट होते हैं, 2 फोकल पॉइंट होते हैं इसके पास। एलिप्स के पास होते हैं 2 फोकल पॉइंट। सपोज हम उसको नेमिंग कर लेते हैं F1 एंड F2। सिंपल सिंपल। एलिप्स क्या है, एलिप्टिकल पाथ क्या है, ये सब समझा। एलिप्स इज नथिंग बट एक कोन, अ कोन which is cutted in an inclined way a cone which is cutted in an inclined way and the figure which the arc or figure which we observed at upward direction is known as ellipse. ellipse के पास 2 फोकल पॉइंट होते हैं F1 एंड F2, ठीक है। नाउ वी विल सी कैपलर्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग कैपलर का फर्स्ट लॉ देखते हैं। What is Kepler's first law? Kepler हमको क्या बोलना चाहते हैं अपने फर्स्ट लॉ से? Kepler's first law says that Kepler's first law, Kepler का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? Suppose this is ellipse, ठीक है। इसका 2 फोकल पॉइंट है, दैट इज F1 एंड F2, ठीक है। हमेशा कैपलर ने एक और चीज बोली है, हमेशा ना प्लैनेट्स एलिप्टिकल पाथ पे ही अपना प्लैनेटरी मोशन करते हैं, उन एलिप्टिकल पाथ से वो भटकते नहीं है। तो कैपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट, दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स। ये दिख रहा है तुमको? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स। कैपलर क्या बोलना चाह रहे हैं? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विथ सन at one of the foci, at one of the foci. This is what Kepler's want to say. The orbit of a planet is in elliptical shape with the sun at one of the foci. For example, यही orbit, ये elliptical orbit पे अर्थ घूमेगा। ये elliptical planet पे अर्थ will revolve, right? Revolve around the sun. और 2 फोकाई पॉइंट है, इस दोनों फोकाई पॉइंट में से एक फोकाई पॉइंट पे हम सन को क्या कर देते हैं? रख देते हैं, ठीक है। सन को मैंने सपोज एक फोकाई पॉइंट पे रख दिया, ये फोकाई पॉइंट को F2 को नेमिंग कर दिया S, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अब व्हाट कैपलर वांट टू से कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द
फोकाई। मैं तुमको अर्थ का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है। उस तो उनका बोलना क्या है, उनके फर्स्ट लॉ से कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। हमेशा कोई भी प्लैनेट हो उसका ऑर्बिट, उसका पाथ हमेशा एलिप्स होगा और उसके एक फोकाई पॉइंट पे कौन होगा, सन होगा। दैट्स इट। नाउ विल जंप टू केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलना चाहता है, लेट्स सी। केपलर का सेकंड लॉ भी देख लेते हैं। What does Kepler want to say with his second law? Kepler second law से क्या बोलना चाहते हैं, एक बार हम वो भी देखते हैं। Kepler second law. Now, before starting Kepler second law, हमको एक चीज समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एलिप्स है जिस पे हमारा प्लैनेट रोटेट करने वाला है या रिवॉल्व करने वाला है, ठीक है। और इसका हमको पता है, इसके बीच में ऐसे लाइंस होते हैं, दो फोकाई पॉइंट होता है F1 एंड F2, ये हम सबको पता है। नाउ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस पहले केपलर सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हमको एक वो जानना होगा कॉन्सेप्ट। दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सन है, सन, ठीक है, और अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अर्थ जब क्लोजर टू सन आता है, सपोज अर्थ यहाँ पे आया, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व करते करते यहाँ पे आया, तो उसका जो मूविंग स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। मतलब क्लोजर टू सन उसका मूविंग स्पीड बढ़ जाता है, फास्टर हो जाता है वो। और जैसे ही वो यहाँ पे कहीं दूर जाता है ना, सन से दूर रहता है ना, तो उसका क्या हो जाता है, मूविंग स्पीड स्लो हो जाता है। मतलब क्लोजर टू सन स्पीड increases, farther from sun speed decreases। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी प्लैनेट जब सन के क्लोजर रहता है तो उसका स्पीड, मूविंग स्पीड बढ़ जाती है, सन से दूर रहता है तो मूविंग स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। उसके बाद हम जंप करेंगे केपलर के सेकंड लॉ पे। केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलना चाह रहा है, केपलर सेकंड लॉ सेज दैट देखो, केपलर सेकंड लॉ सेज दैट द लाइन ऑफ अ प्लैनेट एंड सन sweeps equal areas in equal interval of time, इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। इस पे हमारे पास दो फोकाई पॉइंट है, F1 एंड F2, ठीक है, ये दो फोकाई पॉइंट है। अब सपोज मेरा अर्थ यहाँ पे है, ठीक, मेरा सन यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फोकाई पॉइंट पे किसको रख दिया है, सन को रख दिया है, और इसको नेमिंग कर दिया, दैट इज एस। क्लियर? एक फोकाई पॉइंट पे सन रख दिया है, उसका नेमिंग एस कर दिया है, और एक जगह हमारा क्या है, अर्थ। सपोज अर्थ यहाँ है, इसको मैंने ए नेमिंग कर दिया, क्या कर दिया, ए। और ये अर्थ यहाँ से रिवॉल्व होके इधर पहुंचा, और इसको मैंने क्या कर दिया, बी नेमिंग कर दिया इस पॉइंट को, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है ना रिवॉल्व में, ये डिस्टेंस जो रिवॉल्विंग में कवर किया है, ये 1 मंथ में उसने कवर किया। कितने में? 1 मंथ में कवर किया। तो ये देखो, ये पहले इससे ये एक डिस्टेंस बना है, सन टू अर्थ, ये एक डिस्टेंस है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में, और ये एरिया उसने क्या किया, कवर किया। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ASB उसने कवर किया है 1 महीने में। सपोज अब मेरा अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, मेरा अर्थ यहाँ पे, ये दूसरा केस सिनेरियो। ये पहला कॉन्सेप्ट तुमको समझा, पहले अर्थ ए पॉइंट पे था, सन एस एक फोकाई पे था। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 1 महीने में ट्रेवल किया, तो मैंने उसको बी नेमिंग कर दिया, और इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया ASB, एरिया इसने कितना कवर किया, ASB, ठीक है, 1 महीने में। अब वैसे ही मैंने एक और कॉन्सेप्ट में क्या किया, अर्थ को यहाँ पे लिया जो कि सन से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्या किया, इसने वापस से कवर किया कुछ डिस्टेंस 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में इसने वापस से कुछ डिस्टेंस कवर
कवर किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेमिंग कर दिया जी और इसको नेमिंग कर दिया डी, ठीक है, जी और डी। अर्थ यहाँ पे 1 महीने में पहुंचा। अब दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो फॉलो। अब ये क्या होगा, इसने एरिया 1 महीने में कितना कवर किया, जी एस डी, एरिया कितना एरिया कवर किया, एरिया जी एस डी। इसने 1 महीने में एरिया ए एस बी कवर किया, इसने 1 महीने में एरिया जी एस डी कवर किया। दो कॉन्सेप्ट है, अर्थ के ही बेसिस पे है। अब क्या बोल रहा है केपलर हमको, केपलर ये बोलना चाहते हैं द लाइन ऑफ अ प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द लाइन ऑफ अ प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तुम कहीं से भी लो, कहीं पे भी अर्थ को प्लेस करो, कहीं पे भी अर्थ को प्लेस करो और वहां से जो लाइन बनेगी, द जॉइनिंग लाइन बिटवीन अर्थ एंड सन जो बनेगी, वो लाइन इक्वल एरिया स्वीप करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। समझ में आया, इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो इसके सिनेरियो में बोलना चाहते हैं एरिया ए एस बी जो कि तुम्हारा पहला एरिया था इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया जी एस डी। क्यों ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट में 1 महीने में सन पहले यहाँ पे ये पॉइंट पे था, 1 महीने में बी पॉइंट पे गया और द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट इसने क्या किया, कवर किया 1 महीने में इतना डिस्टेंस। यहाँ पे भी सन एंड प्लैनेट में जो लाइन ज्वाइनिंग थे दैट इज जीएस, उसने भी 1 महीने में इतना पॉइंट कवर किया। राइट। तो ये दोनों एरिया सेम है। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ द लाइन ऑफ अ प्लैनेट एंड सन always covers equal areas in equal interval of time. Done? इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, चाहिए। हाँ, now we will jump to Kepler's थर्ड। देखो केपलर के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज भी। केपलर्स के थर्ड लॉ पे जंप करते हैं। व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? नाउ वी विल सी केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ। फॉर एग्जांपल गाइस ये एलिप्टिकल पाथ में जो दो F1 F2 दो पॉइंट्स थे, फोकाई थे। अब यहाँ पे जो अर्थ है और ये सन है फॉर एग्जांपल, इनके बीच में एक जो भी लाइंस जॉइन हो रही है और ये जो ट्रेवल कर रहा है इनके बीच में कुछ तो टाइम होगा गाइस, टाइम। सपोज वो टाइम को मैंने ले लिया t। अब ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी क्या? फॉर एग्जांपल अर्थ यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन छोटी बनी, मतलब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब जहां भी अर्थ का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा उसके और सन के बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा कम होते जाएगी। फिक्स डिस्टेंस रहेगा नहीं, राइट? फिक्स डिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं। तो डिस्टेंस ऑलवेज चेंज। तो हम लोग एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, इसमें एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट इज सपोज आर। ठीक है, आर ले लेते हैं। थर्ड लॉ ये बोलना चाह रहा है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ period of revolution around sun is always directly proportional to cube of mean distance between सन एंड प्लैनेट। हमने टाइम टी लिया, एवरेज डिस्टेंस को आर लिया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है इस लॉ के हिसाब से कि टाइम का स्क्वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, अब हम सबको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अल्फा साइन को हटाने के लिए वी ऑलवेज टेक कांस्टेंट। तो व्हाट वी डू इज टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इनटू आर का क्यूब। राइट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा शिफ्टिंग यूज करेंगे, आर क्यूब को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर दिस विल बी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, एंड दिस इज व्हाट केपलर्स थर्ड लॉ। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, सो इजी।